Students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter number 4 carbon and its compounds. आज बेटा जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इथेनॉल कि इथेनॉल जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से किसी के साथ रिएक्शंस करता है, वो चीज़ आज हमने डिस्कस करनी है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके बेटा, तो देखो क्या होता है कि इथेनॉल का पहले तो फॉर्मूला अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो फॉर्मूला क्या था इथेनॉल का, इथ मीन्स 2 कार्बन्स, तो C2 देन 2 कार्बन हो गए है ना, ओल का मतलब होता है OH एंड देन हमने हाइड्रोजन के साथ कार्बन की जो वैलेंसीज है वो कंप्लीट कर देनी है। तो क्या फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा C2H5OH, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं CH3CH2OH, यही फॉर्मूला होता है इथेनॉल का। तो इथेनॉल जब है क्या, ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। तो बेटा जब इथेनॉल रिएक्ट करेगा किसी भी चीज़ के साथ तो क्या चीज़ बनेंगी, ठीक है। सबसे पहले हमने कंबशन के बारे में देखना है। जो कंबशन होती है हमने बेटा पहले भी देखा था कि जब हमने जनरली कंबशन रिएक्शन पढ़ी थी कोई भी हाइड्रोकार्बन लेके, हमने मीथेन का केस लिया था तब हमने किया था है ना। तब बनता क्या था, जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनती हैं। अब क्या है बेटा, जो ये सारी चीज़ें बन रही हैं क्या हर एक हाइड्रोकार्बन के साथ ऐसा ही होगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हमने कंबशन करनी है मतलब इथेनॉल की कंबशन करनी है, इथेनॉल की जब हम कंबशन करेंगे तो उसके भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वही सेम प्रोडक्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट एंड लाइट, ठीक है। अब हमने कितने इथेनॉल लेने हैं, कितने ऑक्सीजन लेने हैं, कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, कितने हाइड्रोजन बनेंगे, ये कैसे पता चलेगा। सिंपल बेटा हमने बाद में क्या कर देनी है, बैलेंसिंग कर देनी है। मतलब हमने क्या लिया, इथेनॉल लिया, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, बना क्या हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड बना एंड वाटर बना, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कार्बन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, हमने इनको बैलेंस करना है। तो जो कार्बन है, देखो कार्बन कितने हैं, रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 हैं, प्रोडक्ट वाली साइड पे 1 ही है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन अगर हम देखें, हाइड्रोजन रिएक्टेंट वाली साइड क्या है, 6 है, यहाँ पे 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। अब ऑक्सीजन देखो, रिएक्टेंट वाली साइड तो 3 है एंड जो प्रोडक्ट वाली साइड है वहाँ पे हमारे पास कितने बन रहे हैं, 4 + 3 7 बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें 7 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 7 ऑक्सीजन हो गए दोनों साइड पे। तो इस तरीके से बेटा जब हम बैलेंस कर लेंगे ना रिएक्शन तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो ऑक्सीजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है वो हमें मिल जाएंगे जितने भी हमें चाहिए। समझ में आया। अब बात क्या है बेटा, बात ये है कि कंबशन एंड ऑक्सीडेशन में फ़र्क क्या होता है। देखो कंबशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन देखें, ऑक्सीडेशन भी तो यही होती है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअल में यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है एंड ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना, ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन कंबशन एंड ऑक्सीडेशन क्या सेम ही होती है या इनमें फ़र्क होता है। तो कंबशन एंड ऑक्सीडेशन एक तरीके से बेटा हम सिमिलर बोल सकते हैं लेकिन सेम नहीं बोल सकते, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन होती है ना ये कंबशन की ही टाइप होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन जो है वो कंट्रोल्ड कंबशन होती है। मतलब कंबशन के लिए हम कितनी भी ऑक्सीजन का यूज़ कर सकते हैं, बट ऑक्सीडेशन के लिए हम कितनी भी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जितनी चाहिए कंबशन के लिए उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल हो सकती है, उतनी प्रोवाइडेशन हो सकती है ऑक्सीजन की, बट जो ऑक्सीडेशन होती है वहाँ पे ऐसा नहीं होता। जब ऑक्सीडेशन होगी तो कोई भी अगर कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या करेगा, एक न्यू कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो कंबशन के टाइम पे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, तब
अगर हम किसी कंपाउंड के साथ, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो बेटा, अगर कंबशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बननी है, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एक न्यू कंपाउंड बनेगा। अब हो सकता है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ बने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हम किसकी, इथेनॉल की। इथेनॉल की जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तब ऑक्सीडेशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कैटालिस्ट, तो हमारे पास बना क्या, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बना ना, इसका मतलब जब भी हम इथेनॉल की रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तब क्या बनता है, एक न्यू कंपाउंड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बच्चों। तो अब हमने इसके लिए कुछ कैटालिस्ट का यूज़ किया, कुछ ऑक्सीडेटिव एजेंट्स का यूज़ किया जो ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करेंगे, ठीक है, जिनकी वजह से, मतलब जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलेगी। अब देखो, अगर हम डायरेक्ट ऑक्सीजन की एडिशन करवाते हैं तो भी ऑक्सीडेशन हम बोल सकते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन में मैक्सिमम ऑफ टाइम हम मतलब ऑक्सीजन की डायरेक्ट एडिशन नहीं करवाते, ठीक है। ऑक्सीजन की डायरेक्ट एडिशन नहीं होती है, किसी मटेरियल की हेल्प से होती है, जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, है ना। हमने किए हुए हैं ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे एल्केलाइन KMnO4 होता है, देखो KMnO4 है पोटाशियम पर मैग्नेट, ठीक है, पोटाशियम पर मैग्नेट है। इसकी रिएक्शन मतलब इसको जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से, मतलब की तरफ से यूज़ करेंगे, तो ये एल्केलाइन मीडियम में प्रेजेंट होगा। एल्केलाइन मीडियम का मतलब बेसिक मीडियम कि बेस के साथ प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे KMnO4 या फिर यहाँ पे NaOH लिखा हो, KOH लिखा हो, या और कोई भी बेस लिखा हो, तो उसका सेम ही मतलब है, ठीक है। एंड अगर हम यूज़ कर रहे हैं K2Cr2O7, मतलब हम किसका यूज़ कर रहे हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट का। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट का जब भी यूज़ करते हैं तो इसके साथ हम एसिडिक मीडियम लेके चलते हैं, ठीक है। कोई भी एसिड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, HCl ले लो, ठीक है, किसी भी एसिड का हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये है ऑक्सीडेशन एंड कंबशन में डिफरेंस। अब बेटा हमने ये देखना है कि इथेनॉल को हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल पे मतलब अगर हमें इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस करना है तो शुगर केन की हेल्प से इथेनॉल को प्रोड्यूस करवाया जाता है, उसकी प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है। होता क्या है, जो शुगर केन होते हैं, शुगर केन क्रॉप्स जो होती है, उनका जूस निकाला जाता है। तो शुगर केन जूस को शुगर में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। पहले क्या करवाते हैं, जूस को, जो शुगर केन जूस होता है उसको ना बेटा हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड उसको बना लेते हैं, एंड देन उसकी क्रिस्टलाइजेशन करके शुगर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, जिसमें क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। इतना ज़्यादा हीट किया जाता है कि जिससे क्या बन जाए, क्रिस्टल बन जाए। जैसे जो शुगर होती है हमारे घर में, है ना, चीनी होती है, वो किस में प्रेजेंट होती है, किस चीज़ में प्रेजेंट होती है बेटा, क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना। तो उसी तरीके से क्या है, क्रिस्टल्स बनते हैं। तो जो ये क्रिस्टल्स होते हैं, आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन शुगर को क्या किया जाता है, और कंसनट्रेटेड बनाया जाता है, ठीक है। या मान लो और हम इसको हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड बना लेंगे। तो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड बनाने से हमारे पास एक थिक सा ब्राउन कलर का लिक्विड बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलास, जो ठंडा होने पे क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, ठीक है, जिसको हम गुड़ बोलते हैं ना बेटा, है ना। तो वही होता है मोलास। अब जो मोलासेस होते हैं, मोलासेस कंटेन 30% ऑफ शुगर, इसमें भी 30% शुगर प्रेजेंट होता है, एंड जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन के बाद सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से जो सेपरेट नहीं हो सकता ना, वो अभी भी मोलास के अंदर प्रेजेंट होता है 30% ऑफ शुगर। Then ethanol is produced by the fermentation of the cane sugar present in molasses। अब हमें चाहिए क्या, हमें मोलास तो नहीं चाहिए, हमें तो इथेनॉल चाहिए। तो इथेनॉल की जब फर्मेंटेशन करवाई जाती है कुछ एंजाइम की हेल्प से, तब क्या है, इथेनॉल प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है बेटा। अब जो इथेनॉल प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन या बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, तो इसको अगर हम पेट्रोल के साथ मिक्स कर देना, तो इसका क्या है बेटा, फ्यूल के जैसे इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। फ्यूल के जैसे, जैसे रनिंग कार्स होती हैं उसमें यूज़ किया जा सकता है।
अगर मतलब प्योर इथेनॉल ले, देखो यहाँ पे तो हमने क्या पेट्रोल में मिक्स कर लिया, अगर प्योर इथेनॉल लें उसको भी हम व्हीकल्स में या इंजन्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एज अ फ्यूल। बट अगर हम इथेनॉल का यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो हम मान लो हमारे पास जो इंजन्स वगैरह होते हैं ना, जो व्हीकल्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मतलब उसके जो इंजन्स बने होते हैं वो इसी तरीके से बने होते हैं कि उसमें पेट्रोल या डीजल का यूज़ कर सके। जो पेट्रोल के लिए मतलब अवेलेबल होते हैं या पेट्रोल के लिए बने होते हैं उसमें पेट्रोल से ही गाड़ी चलती है ना वो वाली। अगर डीजल की बनी होती है, डीजल के इंजन बने होते हैं, डीजल के लिए फिट होते हैं तो उसमें डीजल ही यूज़ कर सकते हैं। डीजल में पेट्रोल, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं यूज़ करते ना। उसी तरीके से बेटा कि जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल का अगर हमने यूज़ करना है कार्स में या व्हीकल्स में तो उसमें भी इंजन इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वहाँ पे इथेनॉल अच्छे से वर्क कर सके, ठीक है। तो एक चीज़ और बेटा, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, नेसेंट ऑक्सीजन लिया है, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन लिया है। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है, देखो ऑक्सीजन जो है वो O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। बट अगर हम बात करें कि नेसेंट ऑक्सीजन की, तो नेसेंट ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है, नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब है ओनली ऑक्सीजन, टू नहीं लगा होना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन क्या होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, स्टेबल तो होती नहीं, तो नेचर में एज इट इज़ तो प्रेजेंट होती नहीं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, कुछ एजेंट्स का यूज़ करना पड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ करना पड़ता है, जो क्या है फ्रेशली क्या है नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके दे देंगे एंड उसका तभी हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है, उसका तभी यूज़ कर लेंगे। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन तो है क्या, इसमें हमारे पास इथेनॉल है। इथेनॉल जब सोडियम से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, सोडियम का एक डेरिवेटिव बन जाएगा। जैसे यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, Na लगा दिया। मान लो यहाँ से H पॉजिटिव चला गया एंड Na यहाँ पे आके फिट हो गया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C2H5O Na, ठीक है। बस हाइड्रोजन की जगह पे हमने क्या लगाना है, सोडियम लगाना है, ठीक है। अब जो ये रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर इथेनॉल। इथेनॉल का टेस्ट करने के लिए ये रिएक्शन यूज़ की जाती है। क्या करते हैं बेटा, एक स्मॉल पीस ले लेते हैं सोडियम मेटल का, ठीक है, उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं एंड उसमें क्या है, थोड़ा सा इथेनॉल डाल देते हैं। अगर रैपिड एफरवेसेंस हो, रैपिड एफरवेसेंस का क्या मतलब है कि अगर देखो क्या कोई भी गैस रिलीज होगी, ठीक है, कोई भी गैस रिलीज होगी तो वो बबल्स कुछ बना के जाएगी, नीचे कुछ बबल्स बनेंगे तो गैस रिलीज होगी। अगर हमें पता करना है कि वो गैस कौन सी है तो हम क्या करेंगे उसमें बेटा, जो हाइड्रोजन गैस की अगर हमने बताना हो कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है तो हम कैंडल लेके जाते हैं ना, बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं। तो ये जो कैंडल होती है वो क्या है, पॉपअप साउंड देने लगती है। अगर पॉपअप साउंड देगी तो इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। समझ में आया? इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि मतलब अगर हमने पता करना हो कि हमारे पास जो अननोन सबस्टेंस है वो इथेनॉल है तो हम इस रिएक्शन से कर सकते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन रिलीज हो रही है हमें पता है, एंड हाइड्रोजन का रिलीज हमें पता चल जाएगा। अगर इथेनॉल होगी तो हाइड्रोजन का रिलीज होगा। हाइड्रोजन का रिलीज हमें पता है कि कैसे पता करना है कि हाइड्रोजन की गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो हम इससे ये टेस्ट कर सकते हैं कि इथेनॉल प्रेजेंट है या नहीं। ओके, देन है बेटा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है? डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, एंड जब डी लग जाता है आगे तो उसका क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करवाना है? वाटर का रिमूवल करवाना है। कैसे करवाएंगे? देखो हमारे पास क्या है बेटा, इथेनॉल, CH3 CH2OH। इसको ना हम थोड़ा सा डिफरेंट वे से लिख लेते हैं। ऐसे लिख सकते हैं CH2, यहाँ पे H लगा, यहाँ पे लगा OH, इथेनॉल ही है ये भी, तो CH3 एंड CH2OH, ठीक है। अब यहाँ से हमने वाटर को रिमूवल करवाना है तो हम यहाँ से वाटर का रिमूवल करवा देंगे, ठीक है। वाटर बाहर चला गया, बचा क्या हमारे पास? ओनली ये चीज़। अब है क्या यहाँ पे, ये वाले बॉन्ड तो कट हो गए,
लेकिन अब देखो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने होते हैं, 3-3 बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड तो चलो उसने कार्बन के साथ बना रखा है, उसने उसको 3 बॉन्ड और बनाने हैं, या उसको टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो हर एक कार्बन के पास अब 3-3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड की उसको और ज़रूरत है, तो वो किसके साथ बना लेगा, आपस में ही डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इथीन। तो इथेनॉल से जब वाटर का रिमूवल करवाते हैं, डिहाइड्रेशन करवाते हैं, तो क्या बन जाता है, इथीन। सिंपल इसको हमने क्या करना है, हीट करना है। हीट के लिए ट्रायंगल का सिंबल लगा देते हैं, फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमने टेम्परेचर वहाँ पे शो करना है, ठीक है। अगर हम हीट का सिंबल लगा देंगे, नहीं तो हमें टेम्परेचर बताना पड़ेगा कि इस टेम्परेचर पे होगा। कई रिएक्शंस में बेटा ऐसे होता है कि रिएक्शन की में टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो रिएक्शन में चेंज आ जाएगा, जो प्रोडक्ट्स हमें चाहिए वो नहीं बनेंगे, कुछ और ही प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इतना ज़रूरत नहीं है, हमने तो वाटर की रिमूवल करवानी है, वो तो इवेपोरेशन से हो जाएगा। तो सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे हीट देना है। तो अगर आपको याद आता है कि 170 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर देना है, तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप ओनली ट्रायंगल का सिंबल लगा सकते हो। वो क्या बताएगा कि हमने जनरली बस इसको क्या करना है, हीट करना है, ठीक है बेटा। देन बेटा नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो भी डिहाइड्रेशन की है। नेक्स्ट रिएक्शन में हमने क्या देखना है, इथेनोइक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। हमारे पास क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल की रिएक्शन हमने इथेनोइक एसिड के साथ करवानी है। तो देखते क्या होता है। पहले हमारे पास क्या है, CH3COOH, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, इथेनॉल जो हमारा मेन रिएक्टेंट है जिसकी हमने डिहाइड्रेशन करवानी थी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करवाना है हमने, HOC2H5। मैंने क्या किया बेटा, OH को इधर वाली साइड लिख दिया, थोड़ा सा रीअरेंज करके दिखा दिया ताकि वाटर का रिमूवल आपको इजी से पता चल सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वाटर को रिमूव करवा देंगे। वाटर रिमूव हो गया, बचा क्या हमारे पास, CH3C। ये CO कैसे प्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे एक O बचा एंड एक C2H5, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, इथाइल एसीटेट इसको बोलते हैं, या फिर इथेनोएट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, समझ में आया। CH3 यहाँ से वाटर की रिमूवल करवा दी, OH यहाँ से गया, H यहाँ से गया, तो क्या बन गया हमारे पास, एक एस्टर की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। ये एस्टर का फॉर्मूला होता है कि RC डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर होता है ना, एंड एस्टर की जो स्मेल होती है ना वो बहुत स्वीट सी स्मेल होती है। तो एक एस्टर बन गया। इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, है ना, जिसमें एस्टर की फॉर्मेशन होती है, क्लियर है। देन बेटा यूजेज है इथेनॉल के। इथेनॉल कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, इथेनॉल का यूज़ किया जाता है पेंट्स को बनाने के लिए, ठीक है, वार्निशेस को बनाने के लिए, मेडिसिन, परफ्यूम्स, डाइज या सोप्स एक्सेट्रा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और क्या है कि इसका यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट बनाने के लिए, ठीक है। जैसे काफ़ी सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, एंड जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते वो इथेनॉल में सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है। तो वाटर की तरह ये भी क्या है, अच्छी तरीके से मतलब एक अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। देन इसका यूज़ एज अ फ्यूल भी किया जा सकता है, ठीक है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती है उसमें भी इथेनॉल का यूज़ किया जाता है, एंड जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं मतलब वाउंड्स वगैरह पे लगाने के लिए भी यूज़ किया जाता है इथेनॉल का, क्लियर है बच्चों। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज इथेनोइक एसिड। जैसे हमने इथेनॉल के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके रिएक्शंस, है ना, वो सारी चीज़ें हम क्या है इथेनोइक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CH3COOH, ठीक है। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है। देखो इथ है, इथ का मतलब 2 कार्बन, C ओइक एसिड है तो क्या आएगा COOH, तो इसकी हमने वैलेंसी कंप्लीट कर देनी है CH3COOH, ठीक है। ये क्या बन जाएगा इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड भी होता है, ठीक है बच्चों, इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है इथेनोइक एसिड का, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब जिसमें ओनली 5 to 8% क्या है इथेनोइक एसिड होगा, एंड बाकी जो लेफ्ट है 95%
80% या फिर हम बोल सकते हैं कि 92%, वो क्या होगा 92 से 95%। अगर 5% है तो 95% वाटर होगा, अगर 8% इथेनोइक एसिड है तो 92% वाटर होगा। तो इस परसेंटेज के बेसिस पे जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, विनेगर। मान लो 5% मैंने क्या लिया, इथेनोइक एसिड लिया एंड 95% मैंने वाटर लिया, तो इस सॉल्यूशन को, ये क्या है, इथेनोइक एसिड एंड दिस इज वाटर, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। ठीक है, विनेगर बोलते हैं। विनेगर का एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ किया जाता है अचार में। ठीक है, पिकल्स वगैरह में बनाने के लिए या फिर अचार बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इथेनोइक एसिड की। इथेनोइक एसिड जो होता है कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, इसका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है। हमें पता है बेटा जो हर एक एसिड होता है उसका टेस्ट क्या होता है, सॉर होता है ना। तो इथेनोइक एसिड भी तो एक एसिड ही है ना, तो इसका टेस्ट भी क्या होगा, सॉर होगा। एंड इसकी स्मेल विनेगर जैसी होती है। ठीक है, जैसे सिरका होता है ना, सिरका को बोलते हैं विनेगर। देन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 118 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से कम है, इथेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज़्यादा है। ठीक है, देन इट इज़ मिक्सिबल विद वाटर इन एनी प्रपोर्शन। वाटर में किसी भी प्रपोर्शन में ये मिक्स हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमने इतनी अमाउंट ही हम उसको डाल सकते हैं। जैसे चीनी की कितनी, मतलब बहुत थोड़ी अमाउंट डिज़ोल्व होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम कितना भी मतलब कितने भी चम्मच डाल देंगे एक गिलास पानी में सारे के सारे डिज़ोल्व हो जाएंगे, वो डिज़ोल्व नहीं होते ना सारे के सारे। तो इसी तरीके से, लेकिन हम अगर इथेनोइक एसिड को डालेंगे भी तो वो सारा डिज़ोल्व होने की प्रोबेबिलिटी रखता है। ठीक है, देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इथेनोइक एसिड की। एक्शन ऑन लिटमस, तो पता है एसिड है, एसिड क्या करेगा, एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा। ठीक है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड बिकॉज इट इज़ एन एसिड। ठीक है, इसको अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से अगर हम इसका कलर देखेंगे तो इसका कलर क्या आएगा, ऑरेंज कलर आएगा। ऑरेंज कलर क्या प्रूव करता है कि ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है, जो इथेनोइक एसिड होता है ये क्या होता है बेटा, वीक एसिड होता है। अगर हम HCl का देखेंगे, अगर HCl देखेंगे बेटा तो HCl को यूनिवर्सल इंडिकेटर से देखेंगे तो कलर क्या आता है, रेड आता है। रेड आता है, उसकी pH कितनी होती है, 1। एंड अगर हम बात करते हैं इथेनोइक एसिड की तो कलर कितना आया, ऑरेंज, जिसकी pH वैल्यू कितनी है, 4। एंड हमें पता है कि pH वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मान लो 7 के नज़दीक होगी, 1 से ज़्यादा होगी, वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो इसका मतलब जो इथेनोइक एसिड है ये बहुत ज़्यादा वीक एसिड होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू HCl। HCl बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द इथेनोइक एसिड। क्लियर है। देन रिएक्शंस देखते हैं। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। क्या है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जब इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बनता है, सिंपल H की जगह पे क्या लग जाता है, Na। ठीक है, क्या है, CH3COO, H की जगह पे क्या लग गया, Na, एंड Na की जगह पे क्या लग गया, मान लो एक बारी हाइड्रोजन लगा दो, एक बारी इसकी जगह पे हाइड्रोजन लगा दो। अब देखो यहाँ पे हमने 2 इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि 2 हाइड्रोजन की जगह पे 2 सोडियम लगेंगे। ठीक है, 2 सोडियम लग गए, अब बचा क्या, 2 बचे हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सोडियम की जगह पे जाके लग जाएंगे, क्या बन जाएगा, H2CO3। ठीक है, लेकिन आप सोच रहे होगे कि प्रोडक्ट तो कुछ और ही बने हैं, इससे यही प्रोडक्ट बनेंगे। जब इसको थोड़ी सी भी हीट मिलेगी ना तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी एंड क्या बच जाएगा, वाटर। मतलब इसको ब्रेक करके हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। समझ में आया। तो क्या बना हमारे पास, जब हमने इथेनोइक एसिड की रिएक्शन करवाई सोडियम कार्बोनेट के साथ तो हमारे पास क्या बना, सोडियम इथेनोएट। ठीक है, इसको सोडियम एसीटेट भी बोला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या हो गया, रिलीज। क्लियर है। देन अगर हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तब भी कुछ ऐसी ही रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। देन क्या है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है
उसके साथ रिएक्शन करवाई, क्या बना, हाइड्रोजन की जगह पे क्या लग जाएगा, Na। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह पे Na लग जाएगा तो क्या होगा, CH3COONA। ठीक है, अब इसमें देखो एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन ये वाला सोडियम की जगह पे लग गया तो क्या बन जाएगा, H2CO3, पहले वाली कंडीशन। इसको तोड़ के हम कैसे लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो ये क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, थर्ड हम रिएक्शन करते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होता है। हमें पता है जब हम एसिड की एंड बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है ना। तो यहाँ पे भी यही होगा, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे इथेनोइक एसिड से तो क्या बनेगा हमारे पास, सोडियम एसीटेट। ठीक है, देन वाटर रिलीज हो जाएगा। ये सोडियम एसीटेट है क्या, वही चीज़ है बेटा, Na की जगह पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवाना है इसमें। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम को सब्स्टिट्यूट करवा दिया तो हमारे पास CH3COONA बन गया एंड वाटर रिलीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह सोडियम की जगह पे हाइड्रोजन लग जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, एंड फोर्थ रिएक्शन तो हम ऑलरेडी इथेनॉल वाले केस में करके आए हैं। ठीक है, जब इथेनॉल की रिएक्शन एसिटिक एसिड से करवाते हैं तब क्या बनता है, इथाइल इथेनोएट या फिर इथाइल एसीटेट। समझ में आया बेटा। बेटा इसके बाद है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस क्या होती है, हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है कि जब हम वाटर की एडिशन करवाते हैं। ठीक है, व्हेन एन एस्टर इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन देन द एस्टर गेट्स हाइड्रोलाइज्ड या ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म पेरेंट एल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है बेटा, जैसे हमने अभी क्या बनाया था, अभी जस्ट हमने रिएक्शन की थी जिसमें हमने क्या है, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड का यूज़ करके इथाइल एसीटेट बनाया। अगर हमारे पास इथाइल एसीटेट हो उसको क्या हम दोबारा से ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्या, उससे हम दोबारा क्या है बना सकते हैं इथेनॉल या फिर इथेनोइक एसिड। तो क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे बेटा, NaOH से रिएक्शन करवाएंगे। जब हम NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, CH3COO C2H5। ठीक है, C2H5 इसकी हमने रिएक्शन करवाई NaOH के साथ, NaOH के साथ रिएक्शन करवाई तो होगा क्या बेटा, यहाँ से ये मान लो कि Na, ठीक है, एंड यहाँ से CH3COO, ये दोनों मिक्स होके क्या बना लेंगे, CH3COONA, मतलब सोडियम एसीटेट। ठीक है, देन क्या बच जाएगा, C2H5 एंड OH, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए। इथेनॉल तो हमने निकाल लिया लेकिन अभी हमारे पास एसिटिक एसिड नहीं बना। अब हम इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, वाटर के साथ करवाएंगे। अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो वाटर के साथ रिएक्शन करवा दी ना, हाइड्रोलिसिस हो गई ना। अगर करवाएंगे तो फिर से हाइड्रोजन एंड सोडियम क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस NaOH। ठीक है, तो बेस दोबारा से वापस से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, मतलब अगर हमारे पास एक बारी एस्टर बन गया तो एस्टर से हम दोबारा से क्या है, इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड जो है या इथेनोइक एसिड है वो दोबारा से हम ऑब्टेन करवा सकते हैं। समझ में आया बेटा। देन जो ये वाली रिएक्शन है इसको सोप्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, स्पोनिफिकेशन। इस रिएक्शन को स्पोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। इस रिएक्शन को स्पोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोला जाता है बिकॉज इसका यूज़ किया जाता है सोप फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद एस्टर के यूजेस हैं। क्या यूजेस होते हैं एस्टर के, एस्टर जो है वो वॉलेटाइल लिक्विड होता है। वॉलेटाइल का मतलब होता है जिसके वेपर्स बन सकते हैं। ठीक है, वॉलेटाइल लिक्विड है एंड इसकी बहुत अच्छी सी प्लीजेंट सी स्वीट सी स्मेल होती है। ठीक है, इसको एज अ आर्टिफिशियल परफ्यूम भी यूज़ किया जाता है। वॉलेटाइल होता है तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन
मतलब आर्टिफिशियल परफ्यूम की तरह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन फ्लेवरिंग एजेंट्स में भी यूज़ किया जाता है इसका, आइसक्रीम, स्वीट्स या कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है एस्टर्स का, ठीक है बेटा। देन इथेनोइक एसिड के यूजेस हैं। इथेनोइक एसिड का जो है मतलब हमने देखा अगर डाइल्यूट इथेनोइक एसिड लेते हैं तो उसको एज अ प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं पिकल्स या फिर सॉसेस में, ठीक है, विनेगर की तरह। देन इट इज़ यूज टू मेक सेल्यूलोज एसीटेट, एक आर्टिफिशियल फाइबर है, ठीक है, फाइबर होता है जो आर्टिफिशियल फाइबर होता है सेल्यूलोज एसीटेट, उसको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है एसीटोन एंड एस्टर को बनाने के लिए, इसका यूज़ किया जाता है डाइज, प्लास्टिक या फिर फार्मास्यूटिकल्स बनाने के लिए, मतलब जो मेडिसिन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर है बेटा? तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।